ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? सब ब्रॉडकास्ट होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? तो कैसा फील हो रहा है? इंसान जब भी जिंदगी में नया काम करता है तो जरा अजीब सा लगता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है। इंशाल्लाह तो सिर्फ सब ये बुरा लगता रहेगा। ये सर क्या बना 19 नंबर सवाल हो गया चेक करवा दो जरा अब्दुल्ला जरा बच्चों को चेक करेंगे नीचे जनीस तो रजिस्टर चेक करो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखो और क्या कैसा रजिस्टर किसको कह रहा हूं जहां जहां मेरी आवाज आ रही सबको कह रहा हूं क्या होने लग पड़े दिन में ये आपकी रिकंसिलिएशन में बैंक एरर नहीं है क्योंकि उसमें क्लियर हो गया था बीआरएस वो वही अकेला क्यों आ गया सब देखें ये क्वेश्चन नंबर 19 में जब आपने बीआरएस बनाई है फरवरी के एंड पे यस तो दोबारा बैंक एरर क्यों नहीं आया नहीं बेटा थोड़ा सा वर्ड जरा मुनासिब नहीं है थोड़ा सा वर्ड सही करा चेक कर सोच के जरा क्यों नहीं आ रहा डेबिट हो गया 63,000 वाला चेक क्यों नहीं आ रहा 150,000 वाला चेक और 48,000 वाली एरर ये भी क्लियर मुनासिब वर्ड नहीं उसके लिए बैंक ने अपनी गलती ठीक कर दी इस महीने में ये गलती नहीं थी शायद और बैंक ने भी इस महीने में गलती ठीक कर ली तो यकीनन जनवरी के एंड तक तो फिर इसका मतलब रिकंसिलिएशन में इसको आना था लेकिन जब बैंक ने फरवरी में एरर ठीक कर ली है तो अब फरवरी के एंड पे फिर आपकी रिकंसिलिएशन का पार्ट नहीं लेकिन जो ये चेक था 1.5 लाख वाला ये लग रहा है कि पूरे फरवरी में भी बैंक स्टेटमेंट में डेबिट नहीं हुआ ठीक है बाहर फिर आप कुछ हजरात क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं से जरा देखिए अपनी स्क्रीन देखिए लेट्स assume एक बैंक अकाउंट है जो बिजनेस ने बनाया और एक बैंक स्टेटमेंट है जो कौन बना रहा है बैंक बना स्टार्टिंग पॉइंट सपोज है कि हमारा डेबिट बैलेंस था 8 लाख फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस था 8 लाख पिछले पीरियड के एंड पे रिकंसिलिएशन बनी होगी सर क्यों नहीं बनी होगी क्योंकि बैलेंस इक्वल है फर्दर फॉर एग्जांपल इस महीने एक चेक रिसीव हुआ कस्टमर से एंट्री पर हमारा बैलेंस
बैंक डेबिट फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपीस का चेक आया, लेकिन लेट्स अज्यूम ये चेक किसी महीने में बैंक में क्लियर हो गया, तो बैंक डेबिट करेगा हमें या क्रेडिट करेगा? क्रेडिट। और वो यकीनन अपना रेफरेंस लिखाएगा, फर्ज कर लें कुछ डेटर साहब से असद तो क्लियरिंग वगैरह जो भी वो लिखेगा 15 लाख से क्रेडिट होगा, ठीक है। इट मींस ये चेक डेबिट क्रेडिट हो गया, टिक टिक हो गया, therefore should not be part of the transaction। then first can suppose हमने 20 लाख रुपीस या अमाउंट पकड़ा, 28 लाख रुपीस से चेक इशू किया, क्रेडिटेड डेबिट किया और बैंक पैसे पड़े कितने थे? 8 लाख और 15 लाख, 23 लाख। चेक कितने का इशू किया? फर्स्ट में क्लियर हो गया। कब हो सकता है? जब हमने कोई फैसिलिटी की हो एक्स्ट्रा पैसों की। तो लेजर जरा बैलेंस करवाएं, कैसे होगा? किधर पहले टोटल लिखूंगा? क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, देयरफॉर क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा 5 लाख। अब फर्स्ट करें ये जो चेक हमने 28 लाख का इशू किया, ये अभी क्लियर नहीं हुआ, देयरफॉर बैंक स्टेटमेंट बैलेंस करवाएं जरा, अभी क्लियर नहीं हुआ, समझे मेरी बात? तो बैंक वाले फिलहाल क्या करेंगे? ऐसे ही बैलेंस करेंगे, ऐसे ही करेंगे। बैंक स्टेटमेंट में बताएं कौन सा बैलेंस आ रहा है? ठीक है, एक चेक क्लियर ना होने की वजह से उनका बैलेंस भी डिफरेंट आ रहा है और नेचर भी डिफरेंट नहीं आ रही। क्या हमारा भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, उनका भी क्रेडिट आ रहा है? तो ये रिकंसाइल नहीं है, किस किस वजह से? नहीं सर, नहीं, मतलब ना अमाउंट सही है, ना अमाउंट इक्वल आ रही है, और ना ही नेचर ऑपोजिट आ रही। होना क्या चाहिए था? अमाउंट इक्वल हो, नेचर ऑपोजिट हो। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि अमाउंट भी इक्वल ना हो और नेचर भी ऑपोजिट ना हो। नेचर भी ऑपोजिट नहीं, अमाउंट भी ऑपोजिट नहीं, अमाउंट भी इक्वल नहीं, सॉरी। क्या फिर बीएस बनेगी? अब सर क्या बीएस बनेगी सर? बनवाएं, स्टार्टिंग पॉइंट बताए, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, अमाउंट लिखवाएं, रेफरेंस लिखवाएं, और डेबिट यार सही कह रहे हैं यार, क्रेडिट ही है जी, बिल्कुल ठीक है। क्या क्या चीज टिक है? नहीं सब कुछ टिक नहीं, मतलब 8 लाख टिक है, 15 लाख भी टिक है। कहाँ सर्कल है? क्या ये 28 लाख अनप्रेजेंटेड चेक? अनप्रेजेंटेड चेक के सामने अमाउंट कितनी होगी? 28 लाख का रेफरेंस डेबिट एक ही है ना? कैलकुलेटर पकड़े, कहीं जरा दौड़ा बंद कर। डेबिट क्रेडिट नेट हो गया सर, 5 लाख का फाइनल रेफरेंस बताएं, और डेबिट यार
और 28 लाख डेबिट है, डेबिट बच रहा है, लेकिन बैंक अकाउंट के एंगल से वो डेबिट क्रेडिट होगा। ठीक है सर। तो ये मैंने एक होपफुली एक मासूम सी बात की। मासूम मींस आपको बातें पता है, लेकिन व्हाट इज द ओनली रीजन? आप परेशान थे कल आप लोग। तेरा क्वेश्चन नंबर 19 देखें। नहीं थे, परेशान होना भी चाहिए था शायद। क्वेश्चन नंबर 19 एक नजर देखें। ब्रॉड डाउन हमारा भी क्रेडिट और ब्रॉड डाउन बैंक का भी क्रेडिट। इसका सिंपली लेकिन मतलब क्या था? होना नहीं चाहिए, होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए था? अमाउंट सेम होती और ऑपोजिट होती। लेकिन मसले इसका मतलब फिर दो थे, ना अमाउंट सेम थी ना नेचर ऑपोजिट थी, नथिंग एल्स। हो सकता है बार कि दोनों में क्रेडिट आ जाए, हो सकता है दोनों में डेबिट आ जाए, लेकिन दोनों में डेबिट या दोनों में क्रेडिट का मतलब रिकंसिलिएशन का मसला है। होना नहीं चाहिए, होना क्या चाहिए? आइडियल क्या है? सेम हो ऑपोजिट हो। लेकिन अगर अमाउंट भी सेम ना हो ऑपोजिट भी ना हो तो इट मींस रिकंसिलिएशन बननी। मेरा ख्याल है बना लेना चाहिए एक एग्जांपल के तौर पर। व्हेन बोथ हैव क्रेडिट बैलेंसेस, डेफिनेटली आई होप कि हम समझ सकते हैं फिर बोथ हैज डेबिट बैलेंसेस समटाइम्स, लेकिन उससे फर्क नहीं प्लीज पड़ रहा, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। बनाए। तो सामा रहने दे। डेबिट बैलेंस इसलिए डेबिट बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट था और डेबिट साइड पे है।
पेज पेज में थोड़ा पेज पेज चल ठीक है। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 ढूंढे सर। क्वेश्चन नंबर 11। जी डियर, फर्स्ट शायद वो क्वेश्चन है या फर्स्ट की बजाय मैक्सिमम सेकंड कह लें जो आपने कल किया है। ये कुछ जरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन अब स्टार्ट हुए हैं। पहले तो हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, तो शायद फर्स्ट रियल क्वेश्चन है जो आप अभी करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो यहाँ तक की डिस्कशन का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी तरह हम इन बड़े बड़े सवालों को अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाए। तो इससे पहले कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, पहले रजिस्टर को लेकर बस बुक से खोल लें, जरा रजिस्टर में आ रहा है, एक नया पेज निकालेंगे। एक जरा डेटर का लेजर रिवाइज करना था, एक डेटर का लेजर खोलना। डेटर एसेट होता है लायबिलिटी होता है सर। तो फर्स्ट करें ब्रॉड डाउन 50,000 रिसीवेबल था, ठीक है, साथ साथ क्रेडिट सेल हुई, एंट्री बोलना सर जी, एंट्री बोले डेटर अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस लिखें। सेल के लेजर में फिगर कैसे होगी? सेल का लेजर में क्रेडिट साइड पे होगा। सेल रिटर्न्स की एंट्री बना, ओ सर जी मत मारे। लेट्स अज्यूम 10,000 रुपीस की सेल रिटर्न, ठीक है जी। यहाँ तक सेल रिटर्न डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट, यहाँ तक अब बेटा रिसीवेबल हमारा रह गया है 50,000 रिसीवेबल पुराना था 50,000, 5 लाख सेल की, टोटल रिसीवेबल हो गया 550,000 और 10,000 सेल रिटर्न्स होने से 540 रिसीवेबल रह गए। अब नई चीज एक फॉर एग्जांपल, कस्टमर्स को कभी कभी डिस्काउंट देने का भी कॉन्सेप्ट होता है। कस्टमर से अब कितने पैसे लेने हमने 540। लेट्स अज्यूम उसको हमने कहा कि अगर आप विद इन 5 डेज हमें पैसे दे देंगे तो हम आपको 5,000 रुपीज सपोज डिस्काउंट दे देंगे। हम डिस्काउंट दे देंगे, हम डिस्काउंट अलाउ कर देंगे या डिस्काउंट रिसीव कर लेंगे? कौन रिसीव करेगा? जिसको देंगे। अब फर्ज करें उसने विद इन 5 डेज पैसे दे दिए, तो लेने कितने थे 540, मिले कितने होंगे 535,000 और बाकी 5,000 डिस्काउंट अलाउड के तौर पे फिर रिकॉर्ड होगा। अब क्या ये डिस्काउंट जो हम अलाउ करें हमारे लिए कोई एक्सपेंस होगा हमारे लिए? तो आप जरा गौर से पहले देखिएगा। फर्ज करें कैश में उसने पैसे दिए, तो कैश डेबिट
डेटर क्रेडिट कितने से? 535 वो कैश दे रहा होगा, और बाकी 5000 अब हमारा रिसीवेबल नहीं होगा, डिस्काउंट अलाउ कर दी हमने। तो डिस्काउंट अलाउ करने से क्या रिसीवेबल बढ़ेगा या कम होगा? तो डिस्काउंट अलाउड की तरह एंट्री सोचनी है जरा। डिस्काउंट अलाउड किस नेचर का हेड होगा? नहीं मतलब डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा, और डिस्काउंट अलाउ करने से हम कैश नहीं पकड़ाएंगे, हम कैश नहीं 5000 पकड़ा देंगे, हमें कम रिसीव होगा। तो डिस्काउंट अलाउ करने से रिसीवेबल 5000 कम हो जाएगा। क्या बढ़ के क्या कम हो जाएगा? तो एंट्री बनेगी डिस्काउंट अलाउ की, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और डेटर क्रेडिट का मतलब इस सारी स्टोरी का डिस्काउंट अलाउड डेबिट मींस डिस्काउंट अलाउ का एक्सपेंस बढ़ गया, और डिस्काउंट अलाउ करने से रिसीवेबल 5000 से कम हो गया। ठीक है एंट्री? ठीक है सर। तो अब दो ज़हन में लेजर बनाए जरा। अगर डिस्काउंट अलाउड का लेजर बन रहा हो तो फिगर डेबिट साइड पे होगी, रेफरेंस डेटर होगा, और अगर हम डेटर का लेजर बनाए तो फिगर क्रेडिट साइड पे होगी, और रेफरेंस एक दफा दोबारा बोलें, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती है? अगर ये सारे पैसे मिल गए हैं, बाकी हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो एक लास्ट स्टेप जरा देखें। अब दोनों साइड्स का टोटल सेम हो गया, और सीडी बैलेंस क्यों नहीं आ रहा? चेक करें चेक करें, करनी क्यों नहीं आ रहा? क्या जो मिलना था वो मिल गया, और जो अलाउ करना था वो अलाउ कर दिया? बनाए ले जाओ, नीचे फिर एंट्री लिख लीजिएगा। बेटा बजाज 5% किसने कहा है यार? क्या कर रहे हैं प्लीज? 5000 बोल रहा हूँ। तो नई एंट्री बेटा मैंने क्या इसमें से बताने की कोशिश की है? डिस्काउंट अलाउ का समटाइम्स कॉन्सेप्ट ही होता है कि जल्दी पैसे लेने के लिए। देखिए क्रेडिट सेल क्या है? आपने सेल कर दी, पैसे नहीं मिले, अब ख्वाहिश आपकी क्या होगी कि पैसे कभी ना मिले। क्रेडिट सेल कर तो दी है, ख्वाहिश क्या होगी? जल्दी से जल्दी मिले। तो इनकरेज करने के लिए कस्टमर्स को एक डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है कि आप कह देते हैं कि अगर जल्दी पैसे देंगे तो हम कुछ डिस्काउंट अलाउ कर देंगे। ऑब्वियसली अगर टाइम पे पैसे नहीं देंगे तो फिर डिस्काउंट अलाउ नहीं होगी। अब जरा अगर सिचुएशन हम रिवर्स करें तो डिस्काउंट रिसीव भी हमें हो सकती है, लेकिन वो कब रिसीव होगी? अगर हमने परचेजेस की होंगी और क्रेडिट परचेजेस की होंगी। तो क्रेडिटर का लेजर बनाया। जी सर, कोई ब्रॉड डाउन पॉसिबल है? पॉसिबल किस साइड पे? लायबिलिटी है, ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, लेट्स से 25000। परचेजेस की एंट्री बने, परचेजेस क्रेडिट पर करें तो परचेजेस के लेजर में डेबिट साइड पर, क्रेडिटर के लेजर में क्रेडिट पे सपोज 2,70,000 परचेज रिटर्न्स रिवाइज करना। बोले 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 प्लीज बोले। क्रेडिट डेबिट परचेज के साथ रिटर्न वर्ड लग गया, सपोज 5500। अब कैलकुलेटर पकड़ें जरा, यहां तक बताएं कितना बैलेंस बनता है, कितना पेबल बनता है? कितना पेबल बन रहा है? 2,89,500
500। अब लेट्स अज्यूम हमें ये ऑफर दी गई है फ्रॉम द सप्लायर कि अगर हम विद इन टाइम पैसे देंगे, विद इन टाइम सपोज 10 डेज उसने रख दिए, तो वो हमें 3000 रुपीज डिस्काउंट दे देगा। ये डिस्काउंट अलाउ अब किसके लिए होगी और रिसीव किसके लिए होगी? सप्लायर अलाउ करेगा, हमारे लिए ये रिसीव्ड हो जाएगी, डिस्काउंट रिसीव। अब डिस्काउंट रिसीव कोई इनकम है या कोई एक्सपेंस है? आपको अच्छा लगेगा डिस्काउंट रिसीव करके या बुरा लगेगा? ये हमारी सॉर्ट ऑफ इनकम हो जाएगी। अब कैश अगर गया कितना आया आपका आंसर? और फॉर एग्जांपल अगर हमने 3000 डिस्काउंट रिसीव की है तो बताएं फिर पैसे जाएंगे कितने? तो जब पैसे देंगे, सपोज हमने चेक से पेमेंट की है, बोलना एंट्री। सर जी एंट्री बोला करें, सारी स्टोरी अपनी जगह, एंट्री अगर ना हो सके तो उसका कोई फायदा नहीं है। लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी पेमेंट करने से? लेकिन अगर बाय चेक करेंगे पेमेंट तो बैंक क्रेडिट होगा। बोले पूरी एंट्री दोबारा बोले, अमाउंट बताइएगा जरा 3000 माइनस करके। 286,500। और एक लास्ट चीज सुने पहले, 3000 अब डिस्काउंट रिसीव्ड है। क्या डिस्काउंट रिसीव का मतलब वो हमें कैश देगा? वो हमसे कम कैश लेगा, कम पैसे लेगा, हमें पैसे पकड़ाएगा नहीं। तो क्या हमें डिस्काउंट रिसीव होने से हमारा कैश बढ़ेगा या हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी? हमने देने थे 289,500 और वो 289,500 बाय चेक ऑफ रुपीज 286,500 से सेटल हो रहा है। कितने पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, तो लायबिलिटी कम होके इनकम में कन्वर्ट हो रही है। क्या कम होके क्या बढ़ रहा है? हमें ये पैसे अब नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि हमें डिस्काउंट रिसीव हो रही है। तो क्या हमारा पेबल कम होके इनकम बढ़ रही है? बोले एंट्री क्या होनी चाहिए? क्रेडिट एंड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड एज एन इनकम में क्रेडिट हेड बन रहा है। आई रिपीट 3000। एक मिनट पोस्टिंग करवाएं। किस किस लेजर में कहां कहां फिगर जाएगी, जरा एंट्री देखें। क्रेडिटर के लेजर में कहां जाएगा सर? रेफरेंस क्या होगा? और किस लेजर में ये फिगर क्रेडिट साइड पे चली जाएगी? डिस्काउंट रिसीव के लेजर में फिगर क्रेडिट साइड पे चली जाएगी बाय द रेफरेंस ऑफ। ये लेजर किस किस के बनते हैं? हर अकाउंटिंग हेड के बनते हैं। तो यहाँ कौन से दो अकाउंटिंग हेड्स इन्वॉल्व हैं? लेजर बैलेंस करें। हमारा इस वक्त मैं अज्यूम ये कर रहा हूं, मैंने दोनों एग्जांपल्स में ये अज्यूम किया कि जितने पैसे लेने या देने थे वो कंप्लीटली ले लिए हैं या दे दिए हैं और डिस्काउंट अलाउ हो गई है। फाइनल अगर करें इसे तो 295 आई थिंक, और क्योंकि सब कुछ पे कर दिया और जो नहीं पे किया वो रिसीव हो गया डिस्काउंट के तौर पे, तो सीडी बैलेंस अब नहीं आ रहा। लेकिन डेफिनेटली अगर हमने कम पैसे दिए हैं और कुछ बच गए अभी भी, स्टिल वो लायबिलिटी भी बन सकती है, और अगर कम पैसे मिले हैं तो स्टिल वो रिसीवेबल भी हो सकता था। ठीक है बहरहाल, बात क्लियर है। अब एक दफा वैसे ही रिपीट लीजिएगा अपने ज़हन में, तो बात हुई है क्या डिस्काउंट अलाउ करने से कम पैसे मिलते हैं? देख लें, तसल्ली से देख लें। और क्या डिस्काउंट रिसीव होने से कम पैसे देने पड़ते हैं? उस डिस्काउंट को रहने ही दें सर, अगर डिस्काउंट रिसीव होने से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ये दोनों सेंटेंसेस रिपीट करें, आप बोलें जरा। डिस्काउंट अलाउ करने से क्या होता है? और दूसरा बोलें, अगर डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो फिर इसका मतलब डिस्काउंट वाले पैसे हमें नहीं मिलेंगे, और अगर डिस्काउंट रिसीव होगी तो डिस्काउंट रिसीव वाले पैसे ऑब्वियसली हम नहीं पे करेंगे। डिस्काउंट अलाउ करने से रिसीवेबल कम हो जाता है। एंट्री गौर से देखें, एक अकाउंटेंट की नजर से एंट्री क्या बता रही है आपको?
क्या बढ़ के क्या कम हो रहा है? एक एक्सपेंस बढ़ के, कौन सा एक्सपेंस बढ़ के कौन सा एसेट कम हो रहा है? डिस्काउंट अलाउड वाला खर्चा बढ़ के रिसीवेबल कम हो रहा है, डेटर का रिसीवेबल, डेटर से रिसीवेबल कम हो रहा है। और दूसरी एंट्री जरा देखें, ये एंट्री क्या बता रही है? क्या कम होके क्या बढ़ रहा है? लायबिलिटी टू पे कम होके इनकम बढ़। चलिए अब आए क्वेश्चन नंबर 11 पे, बाकी चीजें अगर जरूरत पड़ती है तो साथ साथ डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट्स पे एक नजर दौड़ाएं जरा। जून 16 हमारा ईयर एंड, और वही दो काम जो हम रोज करते हैं, एक एडजस्टेड कैश बुक है और एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ा लें, फर्स्ट लाइन पे आ रहे हैं। Following information has been extracted from the records of Eden Garments as at 30th June 16। बैंक बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है और बैंक स्टेटमेंट का भी, तो ना ये बैलेंसेस इक्वल हैं और ना ही ये ऑपोजिट हैं, दोनों डेबिट हैं। दोनों डेबिट कैसे हो गए? नहीं, दोनों डेबिट कैसे हो गए? गलतियों की वजह से, मसलों की वजह से, वरना होना क्या चाहिए था? इक्वल होने चाहिए थे और नेचर भी अपोजिट होनी चाहिए थी। बहरहाल ये क्लियर है प्लीज? बैंक स्टेटमेंट ओवर ड्राफ्ट मींस डेबिट बैलेंस है। जी सर। सर बीच में रह गया नहीं? किस दिन के बैलेंसेस गिवन है? नहीं, किस दिन के बैलेंसेस गिवन है? 30 जून 16 के। अगर कोई एडजस्टमेंट निकल आई कैश बुक में तो ये कैश बुक का बैलेंस अनएडजस्टेड कहलाएगा, ऐसी? जी सर, मैं सही कर देता हूं। कैश बुक का बैलेंस अनएडजस्टेड कहलाएगा, और अगर बैंक स्टेटमेंट में कोई गलती निकल आई तो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को मैंने कभी भी आपके सामने अनएडजस्टेड इसलिए नहीं बोला कि ये किसके लिए अनएडजस्टेड होगा, बैंक वालों के लिए, और उन्होंने एडजस्ट करना। हम इसको एडजस्ट करने की बजाय रिकंसिलिएशन में लिख के बस अपने साथ मैच कर लेंगे, और कोई गलती होगी तो बीच में स्पेसिफाई कर लेंगे। चलिए आगे। एन एग्जामिनेशन ऑफ द बैंक बुक मींस कैश बुक means bank account and bank statement revealed means shows the following. Number 1, outstanding checks means, मायूसी नहीं सर फैला सकते आप, फुल कंसंट्रेट करें, एक एक बात आप हजम करें, कंसंट्रेट करें, याद करें, कोशिश करें। लिखें इसके साथ ब्रैकेट में, कहीं ऊपर नीचे लिखें। अनप्रेजेंटेड चेक ही का एक और नाम है। लेफ्ट साइड पे जगह होगी मैं थोड़ी सी, तो यूज करें उसे। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹3856,000। अनप्रेजेंटेड चेक्स वो होते हैं जो हमने क्रेडिट कर लिए हैं और बैंक ने अभी डेबिट नहीं किए हैं। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स बेटा है 3856 के, एंड इंक्लूड, और उसके बाद दो डॉट्स मींस ये कॉलन बना हुआ है, कॉलन लगा हुआ है, और इस इंक्लूड के साथ मेरा ख्याल है कि नीचे 3 सेंटेंसेस हैं। मसलन क्या ये इंक्लूड आ चेक और नीचे वाला भी आ चेक और फिर नीचे वाला भी चेक है? नहीं, मतलब मैंने कहा इंक्लूड लिखा हुआ, क्या इस इंक्लूड में पहला डॉट वाला आ चेक भी है और इसमें दूसरा वाला आ चेक भी है और तीसरा वाला भी आ चेक है? तो इसको भूलना नहीं है, तो पहला इंक्लूड पढ़ेंगे। A check rupees 50,000 issued to a supplier, एंट्री बोले ना ना ना, पूरी एंट्री सर, पूरी एंट्री, क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट। दोबारा सेंटेंस शुरू करें। A check of rupees 50,000 issued to a supplier bearing an incorrect pay's name, अंडरलाइन करना जरा,
अब ये पेयर वो होगा जो चेक लिख रहा है, चेक दे रहा है, और पेई वो होगा जिसको दिया जा रहा है। तो अब जरा सही प्लीज, पेयर पेई, पेयर कौन है? जो पे कर रहा है, चेक लिख के पे कर रहा है, और पेई वो होगा जिसको पैसे दिए जा रहे हैं। जिस तरह ड्रॉई आया था शायद, सॉरी ड्रॉर आया था, ड्रॉर लिखने वाला, ड्रॉई जिसको लिखा जा, जिसके लिए लिखा जा रहा था। अब ट्रांसलेशन करें इसके, 50,000 का एक चेक इशू किया था किसी सप्लायर को, उस पे नाम गलत था, बेरिंग उसके ऊपर लिखा हुआ था, एक गलत नाम लिखा गया, इनकरेक्ट नाम लिखा गया। फिर क्या हुआ? चेक रिटर्न हो गया। किसने रिटर्न किया होगा? असल में आउटस्टैंडिंग चेक है ये, हमने तो इसे रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है, हमने तो इसे रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन हमारा रिटर्न हो गया, चाहे बैंक से रिटर्न हुआ या उसने रिटर्न किया। लेकिन पहले ये सोच लें दोबारा स्टार्ट से, हमने इसे पहले रिकॉर्ड किया था? कैसे पता चला? अनप्रेजेंटेड चेक्स में आ रहा था, हमने क्रेडिट तो किया था, फिर ये रिटर्न हो गया, चाहे उसने किया या बैंक ने किया ये क्लियर नहीं है, लेकिन रिटर्न हुआ। और फिर क्या हुआ? ना 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 ना, द चेक वाज रिटर्न एंड रिकॉर्डेड ऑन, कब? इस साल या अगले साल? सॉरी, इस महीने या अगले महीने? आहिस्ता 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 आहिस्ता। इस सेकंड सेंटेंस की ट्रांसलेशन करें, द चेक वाज रिटर्न, क्या समझ आता है इससे? ट्रांसपोजिशन एरर। बेटा ट्रांसपोजिशन एरर कहां से नजर आ गए? ये जुल्म भी हो सकता है, मैं दोबारा चेक कर लूं बड़ा करके। बेटा ट्रांसपोजिशन एरर, क्या हर एरर इज ट्रांसपोजिशन एरर? अगली लाइन पढ़ ली, उसमें कौन सा ट्रांसपोजिशन एरर नजर आ गया? वो सर जी वो तो बाद में पढ़ रहे हैं, क्या मतलब उसको छोड़ें सर, मतलब उसने ये किया, उसने, मतलब मुझे भी पता चल रहा है। माय डियर वापस आ जाए सर, क्या उसी लाइन का जवाब देना पहले जो बात हो रही है? तो तीसरी लाइन का जवाब बाद में इंशाल्लाह देंगे, पहले इसी लाइन पे वापस आ जाए। क्या हुआ? टेक इट सीरियस प्लीज, क्या हुआ? और अपना अपना सर, अपनी अपनी ये जंग है, छोड़ दे सबको, सबको उनके हाल पे छोड़ दें, इंशाल्लाह मैं कुछ कोशिश करता हूँ, आप अपनी अपनी सोचें बात क्या हुआ, क्या चेक वापिस हुआ, क्या रिकॉर्ड हो गया? वो कहते रिकॉर्ड भी हुआ। नहीं सर, पहले तो ये कि हुआ क्या, पहले तो ये पता चला ना सवाल में क्या हुआ। चेक रिटर्न हुआ था और क्या रिकॉर्ड हो गया? क्या ये चेक रिवर्स कर लिया है? क्या मैं बात इंशाल्लाह पूरी करूंगा? तो क्या मेरे सवाल का जवाब वहीं तक हो सकता है जहां तक मैंने पूछा है? क्या ये चेक रिटर्न हुआ था? क्या ये रिटर्न रिकॉर्ड हो गई है? लेकिन क्या ये अगले महीने हुआ है? दोबारा शुरू करें सेंटेंस, पीछे से, पहली लाइन से, आउटस्टैंडिंग चेक वाले वर्ड से। 38,50,000 में क्या ये 50,000 वाला चेक शामिल है? क्या जून में हमने क्रेडिट किया होगा? मे बी नॉट, श्योरिटी है क्योंकि अनप्रेजेंटेड चेक्स में, तो हमने तो जून में क्रेडिट किया था। इस सेंटेंस में लग ये रहा है कि ये जुलाई में रिटर्न हुआ, जुलाई में रिटर्न हुआ। ये किताब अपनी क्यों नहीं है और मेरे भाई के साथ शेयर क्यों हो रही है? और सेंट्रलाइज किताब हुई भी है, ना उस भाई के सामने है ना उसके सामने है, और दोनों के दरमियान में है, और ना बात उधर बन रही है ना उधर बन रही है। तो पहली बात तो ये जुल्म खत्म करें, और अगर ये जुल्म करना है तो ध्यान से करें, ना करें सर। ये तो इस तरह तो नहीं होना, ये तो अपने सामने सवाल नहीं पढ़ा जा रहा, देखें जरा, नजर ही नहीं सही आ रहा, तो इतनी दूर से कैसे आएगा? सही हिम्मत करें सर। क्या ये हमने चेक क्रेडिट किया था? क्या ये जुलाई में रिटर्न हुआ? ये जब भी रिटर्न हुआ कि रिकॉर्ड जुलाई में हुआ?
ये जुलाई से पहले रिटर्न हुआ था, तो लेकिन भाई को पता है, भाई ने कहा है कि पहले रिटर्न हुआ था। जब भी रिटर्न हुआ था, रिकॉर्ड कब हुआ? क्या हम फाइनली कह सकते हैं कि हमने जून में क्रेडिट किया या जून से पहले? चले, हमें नहीं पता एग्जैक्टली, जून से पहले क्रेडिट किया, जून से पहले, जून तक क्रेडिट कर लिया था और हमने जुलाई में डेबिट कर लिया है। हमने जब चेक इशू किया तो एंट्री क्या की? क्रेडिट, डेबिट और बैंक क्रेडिट। फिर ये चेक में नाम गलत था, ये रिटर्न हुआ और रिकॉर्ड हो गया। क्या एंट्री की होगी? बैंक डेबिट, क्रेडिट। तब दोबारा उसने डेबिट क्रेडिट के एंगल से हमने जून तक क्रेडिट किया था और जुलाई में हमने डेबिट कर लिया। क्या फाइनली ये चेक रिवर्स हो गया है? लेकिन 30 जून वाले दिन खड़े हो जाए। एक मिनट यार, मतलब खड़े तो हो पहले। सर जी अगर ये गेम सीरियस होती, मैं घर के लिए होमवर्क देना था। अगर ये गेम सॉरी सीरियस ना होती, आहिस्ता 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 से स्टोरी जेन में सेट करें। यकीनन आपको पता है, लेकिन मैं क्यों टाइम लगा रहा हूँ? क्योंकि बनता है, वो अभी आगे देखिएगा बनता है, तो चांस देना मुझे, सबको इकट्ठे रखें। जून के एंड पे अगर हम खड़े होकर सोचें तो हम क्रेडिट कर चुके हैं और अनप्रेजेंटेड चेक्स में शामिल होने का मतलब बैंक ने डेबिट नहीं किया था। अब ऑब्वियसली हमने जून के एंड तक इसको रिवर्स नहीं किया, जुलाई में किया है। तो जून के एंड पे क्या इस चेक को अनप्रेजेंटेड चेक्स की लिस्ट में होना चाहिए? अनप्रेजेंटेड चेक होता क्या है? जो हमने क्रेडिट कर लिया और बैंक ने डेबिट, क्या बैंक ने इसे डेबिट करना है फ्यूचर में? जैसे चेक ही गलत है, क्या हम गलत नाम लिख के इशू कर चुके हैं? तो इसे बैंक ने डेबिट नहीं करना है। और अगर हम अनप्रेजेंटेड चेक्स की लिस्ट में इसे शामिल रखें तो इसका मतलब फिर ये होगा कि हमने क्रेडिट कर लिया है और बैंक फ्यूचर में क्रेडिट कर लेगा या डेबिट कर लेगा? डेबिट कर लेगा। लेकिन बैंक ने इसे डेबिट करना ही नहीं है क्योंकि ये चेक ही ठीक नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इसे जून में ही जाकर रिवर्स करें, चाहे अगर ये जुलाई में भी मिला है, या जून के एंड पे बीआरएस में लिख दें? क्या हम इस चेक को कैश बुक में जून में ही जाके रिवर्स करें या जून के एंड पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिख लें? हम बीआरएस में लिख लें, क्या फर्क पड़ता है? यकीनन ये भी क्लियर रखिएगा कि हमने जुलाई में रिवर्स किया है। क्या ये जुलाई में अगर मिला भी है, रिटर्न हुआ भी है, तो इवन देन ये चेक जून में रिवर्स होना चाहिए या जुलाई में रिवर्स करके जून के एंड पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखना चाहिए? तो अब जरा काइंडली आप दोबारा पढ़ें और अब शायद आपको महसूस हुआ हो कि गेम क्या है। अब कोई अपना फाइनल नतीजा निकालें, फिर मैं बाद में डिस्कस करता हूं। मैंने आपके सामने सब कुछ बता, आई होप कि बता दिया कि क्या स्टोरी है। तब पूरा रिजल्ट बताएं कि हम जून के एंड पे रिक्वायरमेंट दोबारा ध्यान में रख लें, रिक्वायरमेंट ध्यान में रख लें अपनी अपनी। क्या क्या बनाना हमने? कैश बुक बनानी है। कैश बुक कब बनानी है? और बीआरएस बनानी है। तो क्या इस चेक को अनप्रेजेंटेड में रहने दें और बीआरएस में लिख लें, या इसको जून में रिवर्स हम करें? पढ़ लें तसल्ली से पढ़ लें, फिर एक फाइनल रिजल्ट दें, फाइनल कोई रिजल्ट निकालें। जी हाथ तो पीछे करके बोल, क्यों मेरा टेस्ट ले रहा है? आप बोल। नहीं मतलब मुझे आवाज सही नहीं आई यार, मैंने कहा मुझे बता दो, क्यों करके बोला? बीआरएस में रख लेता हूं मैं, लेकिन बीआरएस में अनप्रेजेंटेड चेक्स लिखने का मतलब क्या होता है? कि बैंक ने डेबिट कर लेना। हाँ बिल्कुल, ये सवाल ये मैं चाहता था। ये सर इस वक्त आपके जहन में जो सवाल आ गया ना, ये है बड़ा खतरनाक।
आज डेट बताएं क्या है, बता दें यार क्या होगा, पूछ ही बैठा हूँ। 22 नवंबर 2020। फर्ज करें आपको एक सवाल दिया हुआ है जिसमें ईयर एंड है 30 जून 2005। ये मैं इस सवाल की बात नहीं कर रहा, ना कर यार क्या हो गया, मोबाइल पंगे शुरू हो गए, तुम कॉल आई उम्र बता दे, मैं रुक देता हूँ, ये तरीका है यार। हाई डेट है सर जी 20 नवंबर 2020 और आपको फर्ज करें क्वेश्चन दिया जिसमें ईयर एंड है एज ऑन 30 जून 2005। बहुत से सवाल कर लिए हमने, पिछले सालों का सवाल एक दिया हुआ, ठीक है। आपको फर्ज करें इस साल से रिलेटेड कोई फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है 15 अगस्त 5 की। आप इस दिन बैठे वर्किंग कर रहे हैं, इस दिन बैठे वर्किंग कर रहे हैं, मतलब पुरानी एक वर्किंग कर रहे हैं। क्या यहां बैठे बैठे आपको 30 जून 2005 की कोई इंफॉर्मेशन अगले साल से रेलेवेंट भी मिल गई है? अगर फर्ज करें आप 30 जून 2005 की वर्किंग 30 जून 2005 वाले बैठ के कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी जो बाद में हुई है, और ऑब्वियसली आप उसे कंसिडर नहीं कर सकते। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जिस दिन की वर्किंग हम उसी दिन बैठ के कर रहे हैं। अब यकीन हमने कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग 30 जून वाले दिन ही बैठ के सोचना है, मतलब वर्किंग उस दिन करनी है। लेकिन अगर कुछ अरसा गुजर गया बीच में और हमें कोई फर्दर इंफॉर्मेशन मिल गई है अपने उस वाले पीरियड की, बाद में हम अपने उस पीरियड की इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो क्या हमें अपने पीरियड से रिलेटेड उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपनी वर्किंग फाइनल कर लेनी चाहिए? ऑब्वियसली हम ये काम कब नहीं कर सकते? मतलब फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू सवाल अगर मैं वापस आऊं, अगर हम 30 जून 2016 वाले दिन खड़े हो आज, हमें क्या पता 15 जुलाई को क्या होना। तो अकॉर्डिंगली हम 30 जून पर 16 वाली इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने होगी हम उसके मुताबिक वर्किंग करेंगे। लेकिन अब आखिरी मेरे वर्ड्स नहीं कर, अगर एग्जामिनर हमें अगले पीरियड की इंफॉर्मेशन दे रहा है तो क्या फिर इसका मतलब है कुछ फर्दर पीरियड भी गुजर गया हुआ है, और अगर वो इंफॉर्मेशन हमारे वाले पीरियड से रेलेवेंट है तो क्या फिर उसे कंसिडर करके वर्किंग कर लेनी चाहिए, वरना क्या गलत वर्किंग तो नहीं हो जाएगी? मसलन मैं इसे अनप्रेजेंटेड चेक्स में लिख लेता हूँ ये कह के कि ये तो जुलाई में चेक आया, लेकिन अगर आपको पता चल चुका है कि ये रिटर्न भी हो गया है तो क्या आपको फिर जुलाई में से रिकॉर्ड करना चाहिए था, या ये चेक फिर जून वाले लेजर में जाके ही रिवर्स होना चाहिए था? अब ये भी क्लियर रखें कि उस अकाउंटेंट ने किया कि अकॉर्डिंग टू सवाल उसने रिवर्सल कर दिए, ये भी देखें रिकॉर्ड उसने कर लिए, लेकिन शायद कब रिकॉर्ड करने की बजाय उसे किस महीने में रिकॉर्ड करना चाहिए था? जुलाई वाले महीने में रिकॉर्ड करने की बजाय जून वाले में। हालांकि ये चेक मिला कब है उसे, तो चाहे जुलाई में मिला, लेकिन अगर ये रिलेट करता है जून से और हमें पता चल गया है कि जुलाई में ये इवेंट हो गया है, तो जुलाई में जो उसने किया वो ठीक है, लेकिन हमारा उस पर एतराज अब क्या है कि जुलाई में जो रिवर्सल है उसको नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए था, और इस रिवर्सल को किस महीने में रिकॉर्ड होना चाहिए था? क्योंकि अब ये 30 जून वाले दिन अनप्रेजेंटेड कंसिडर ही क्यों नहीं होगा? क्योंकि बैंक ने इस चेक को डेबिट नहीं करना। आई होप कि आप दोनों ने जो इशू उठाया है वो रिजॉल्व हो गया है। तो क्या वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट आवर पीरियड रिलेटेड इन द नेक्स्ट पीरियड? पता चल गया हमारे पास क्या हुआ नेक्स्ट? तो फाइनली काइंडली बेटा बताइएगा, इसको बीआरएस में ही लिखें या इसको हम अपनी एडजस्टेड कैश बुक में रिवर्स करें? अच्छा पूरी बात भी जरा काइंडली क्या है, यकीनन एक रिकॉर्डिंग हुई भी है जुलाई में, तो वो जो जुलाई में एंट्री हुई है वो रिवर्स होगी, लेकिन वो हमारे सवाल में नजर क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम जून की वर्किंग कर रहे हैं। तो पूरा काम सर ये है कि जुलाई में जो एंट्री हुई है क्रेडिटेड डेबिट, बैंक क्रेडिट को रिवर्स करके क्या हुई है बैंक डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, वो खत्म होनी चाहिए, और ये एंट्री फिर किस महीने में पोस्ट होनी चाहिए? जून वाले महीने में। और जून वाले महीने में कौन पे पोस्ट करेगा? वो फिर हम करेंगे अकॉर्डिंग टू सवाल। जी सर आपको शुरू। डेफिनेटली सर, पूरी बात अब फाइनली ये हुई
कि हम जून वाले मंथ में इस चेक को रिवर्स करके अनप्रेजेंटेड चेक्स की लिस्ट में से निकाल देंगे। तो फाइनल नतीजा हमारी इस डिस्कशन का ये है, फाइनल कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज कि 50,000 से हम एंट्री करेंगे बैंक डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, और यकीनन आपकी बात ठीक है क्योंकि ये चेक इंक्लूड है अनप्रेजेंटेड चेक्स में से, तो 3856000 में से 50,000 माइनस करके अपने अनप्रेजेंटेड चेक्स फाइनल करेंगे। आप रिपीट कर देंगे क्या क्या करेंगे? चेक रिवर्स करके अनप्रेजेंटेड में से निकाल देंगे। ठीक है सर। नंबर 2, अगर हम 15 जुलाई 2016 को ये रिकॉर्ड कर चुके तो वो ठीक है, वो भी रिवर्स करेंगे ना। पूरी बात फिर ये है, फिर मैं रिपीट करता हूं कि जो एंट्री हुई है 15 जुलाई को वो उलट करेंगे, लेकिन वो रिवर्सल हमारे इस क्वेश्चन में नजर नहीं आएगी, वो होगी। उसको रिवर्स करके हम जून में रिवर्सल एंट्री करेंगे और देयरफॉर अनप्रेजेंटेड चेक्स में से 50,000 निकाल देंगे। लेकिन कौन सी चीज प्लीज नजर नहीं आएगी, ये भी क्लियर रखें। वो कब नजर आती? अगर हमने जुलाई की वर्किंग भी करनी होती। लेकिन पूरी बात देखिए ना, ये कि जो रिकॉर्डिंग वहां हुई है वो नहीं होनी चाहिए, वो रिवर्स हो और ये रिवर्सल रिकॉर्ड हो जून में और अनप्रेजेंटेड में से निकालना। ठीक है। फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन हो मतलब उससे नेक्स्ट वीक, तो अगर हम इसको जून तक में बीआरएस में रहने दें और फिर सर जी मेरी फिर सोच लेते हैं ना, जून के एंड पे हम बीआरएस में अगर लिख रहे हैं तो इट मींस वी आर सेइंग कि इसे बैंक ने डेबिट कर लेना, और ठीक नहीं है ये। बैंक ने अब डेबिट नहीं करना, ये हमें पता चल गया आफ्टर द पीरियड। जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे अब हमें पता है कि इसे बैंक वालों ने डेबिट नहीं करना। देयरफॉर इसके बाद वाले इवेंट ने हमें इंफॉर्मेशन दी है, अब इसकी बेस पे हम अपनी सही बीआरएस बना लेनी चाहिए। उस दिन हम अनप्रेजेंटेड में रखें तो शायद मेरा ख्याल है वो सही इंफॉर्मेशन नहीं है। ये 50,000 अब शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अनप्रेजेंटेड एज ऑन 30 जून 2016, क्योंकि हमें पता चल गया है कि इसने क्लियर नहीं होना। ठीक जी माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके। एक मिनट जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी डिस्कशन समझ आ गई माय डियर? ज्यादा खामोशी है जी, आप कुछ कर। मेरा ख्याल इस वर्ड की शायद इसमें से जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली ये क्लियर नहीं हुआ। डिसऑनर भी चले ठीक है, मतलब बैलेंस ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है। हमारा चेक डिसऑनर हो गया कह रहे, लेकिन हमारा प्रॉब्लम इज हमारा चेक ओके ठीक है, बट हमारा जो चेक डिसऑनर हुआ हम रिकॉर्ड कब करें? शायद ये दिस वाज द मेन इशू। हम यकीन रिवर्स जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, हमें रिवर्स करना है, लेकिन ये रिवर्सल किस महीने की बजाय किस महीने में होनी चाहिए, बस ये सारी बहस है। अरे ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। अगर चेक इशू करें तो क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट, और अगर डिसऑनर भी कंसिडर आप करेंगे तो बैंक डेबिट एंड क्रेडिटर क्रेडिट। जी डियर, तो मेरे लिए खिदमत आगे बढ़े जी सर। अब नेक्स्ट जो पढ़ते हुए जो सेकंड पॉइंट अभी 1 में सेकंड चल रहा है, ये जहन में रखना है कि ये पॉइंट यहां से शुरू होके यहां आ रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो ऊपर से जरा पढ़े सेंटेंस। आउटस्टैंडिंग चेक्स अमाउंट टू 38,56,000 and include a check issued to a supplier for rupees 85,000 was recorded in the bank book as, आसान निकला है, कैलकुलेटर उठाएं, ये सही बताना प्लीज सबने। डिफरेंस लें, 27,000 फाइनल करने जहन में स्टोरी, बताएं कहां गलती है, क्या करेंगे? देखें कंसंट्रेशन देखें, कितने वाला चेक था, कितना रिकॉर्ड हुआ है, सही अमाउंट कौन सी है? अगर एक चेक इशू है तो एंट्री होनी क्या थी? पूरी बोला करें, पूरी बोला करें। क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट, ये एंट्री कितने से हुई है? 58 से हुई है, कम से हुई है, कितने से और ये डबल एंट्री रिपीट होगी? तो बैंक में 27,000 से क्रेडिट करके ठीक करेंगे। लेकिन एक इशू और, इंक्लूड तो है, क्या इंक्लूड भी 58 है या इंक्लूड 85 ही है?
पढ़े 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 पढ़े, क्या अनप्रेजेंटेड चेक्स में सही अमाउंट है और सिर्फ बैंक अकाउंट में इशू है, या अनप्रेजेंटेड चेक्स में भी गलत अमाउंट है? सही बताएं, पढ़ के बताएं, आपके सामने सवाल जो भी है। एंड इंक्लूड अ चेक इशू टू अ सप्लायर फॉर ₹85,000, क्या उसमें 85,000 ही इंक्लूड है लेकिन बैंक बुक में 58,000 है? तो वेयर इज द ओनली करेक्शन रिक्वायर्ड? कैश बुक में 27,000 से अगर हम क्रेडिट कर दें तो आई थिंक मसला सारा रिजॉल्व हो जाएगा, एंड देयर इज नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट टू बी मेड इन अनप्रेजेंटेड चेक्स। नेक्स्ट सेंटेंस, वंस अगेन नेक्स्ट सेंटेंस कहां से शुरू हो रहा है? आउटस्टैंडिंग चेक्स ऑफ ₹38,56,000 एंड इंक्लूड आ चेक डेटेड, रुक जाए कंसंट्रेशन से पढ़े बाकी, आ चेक डेटेड पुराना 20 दिसंबर 15 फॉर ₹4630 issued for a repair of car was misplaced. Translation sir? नहीं, कब इशू किया था, किसका था और गुम हो गया? ना करें सर जी, सीरियस लीजिएगा बात। आप सबकी मासूमियत अपनी जगह है, एग्जाम में जब इस तरह के वर्ड्स सामने आते हैं तो अकाउंटिंग सारी इसलिए भूल जाती है कि गेम अंग्रेजी की शुरू हो जाती है। सिंपल ट्रांसलेशन बात है। हमने 20 दिसंबर 2015 को चेक इशू किया था, किस चीज का? एंट्री बोले, रिपेयर डेबिट बैंक क्रेडिट। क्या अभी तक आउटस्टैंडिंग चेक्स में शामिल है? अभी तक का मतलब 30 जून, एंड इंक्लूड भी है। कब इशू किया था ये? अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अगला लाइन, अगली लाइन, अच्छा हमसे मिसप्लेस हो गया, हमसे ही और किसे हुआ? हमने रिकॉर्ड किया था, हमने क्रेडिट किया था, कैसे पता चली जा रहा हमने क्रेडिट किया था? आउटस्टैंडिंग चेक्स में शामिल है लेकिन मिसप्लेस हो गया, मोस्ट प्रोबेबली हमसे नहीं। अगली लाइन, बार शायद उसकी इतनी जरूरत नहीं। रिपेयर चार्जेस वर पेड इन कैश, ये क्या हुआ? चेक मिसप्लेस हो गया, फिर पेमेंट तो हो नहीं सकी, चेक मिसप्लेस हुआ, हमने रिपेयर कैश में पे कर दी। एंट्री बोलना है, एंड अंडरलाइन मिसप्लेसमेंट ऑफ चेक was not recorded। आसानी हो जाएगा बस मेरा ख्याल। किसको रिवर्स करना चाहिए? किस चेक को? एंट्री हो जाए, लिखें लिखें, बैंक डेबिट रिपेयर क्रेडिट, बैंक डेबिट वो रिपेयर क्रेडिट। दोबारा वो रिपेयर कब डेबिट हो जाएगी? इंशाल्लाह हो गई होगी, बल्कि जब कैश दी है। तो कौन सी रिपेयर डेबिट करके खत्म हो रही है? जो पुरानी रिपेयर डेबिट हुई थी, कब हुई थी? तो अब एंट्री क्या बनी? बैंक डेबिट, बैंक डेबिट रिपेयर क्रेडिट, टाइम बार लगाना, टाइम बार लगा दे यार, बात यही है। एक मिनट, क्या एंट्री बनी सर? बैंक डेबिट रिपेयर क्रेडिट। अब कंसंट्रेशन से स्टोरी सुने, क्या हमने कभी इस चेक को क्रेडिट किया था? और अब अगर हम इसे बैंक में डेबिट कर दें तो क्या वो डेबिट क्रेडिट जीरो हो गया? हमने क्रेडिट किया था, अब हम डेबिट कर देंगे इंशाल्लाह, तो ये तो जीरो हो गया। लेकिन क्या ये 4630 वाला चेक 38,56,000 वाले अनप्रेजेंटेड चेक्स में शामिल है? तो क्या हमारी इस रिवर्सल एंट्री के बाद भी शामिल रहना चाहिए? तो क्या क्या करना पड़ेगा? क्या क्या? एक तो एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, और जब हम एंट्री रिवर्स कर देंगे तो इट मींस हमारा भी क्रेडिट नहीं रहा, वो नेट होके जीरो हो गया। नेट होके जीरो हो गया, प्लीज नेट होके जीरो हो जाएगा।
और देयरफॉर ना अब हमारा क्रेडिट है ना इसे बैंक ने डेबिट करना है, देयरफॉर इसे अनप्रेजेंटेड चेक्स में से माइनस हो जाना चाहिए। ठीक है सर, आई रिक्वेस्ट एक क्विक रिवीजन हो जाए जरा इन तीनों पॉइंट्स की। पॉइंट नंबर 1 के फर्स्ट सेंटेंस का फाइनल आंसर बता दें जरा, 1 मिनट जरा सबको पढ़ लेने दें। ये पॉइंट नंबर 1 में जो फर्स्ट बुलेट आई थी, व्हाट इज द फाइनल आंसर? चंद शॉर्ट वर्ड्स में बोलना, हम एंट्री रिवर्स करके अनप्रेजेंटेड टैक्स में से निकाल दें। सेकंड, हम बैंक बुक में 27,000 से क्रेडिट कर दें, नथिंग एल्स। और लास्ट वन, हम एंट्री रिवर्स करके अनप्रेजेंटेड टैक्स में से लेस कर दें। नंबर 2, अनक्लियर्ड चेक्स इज अनदर नेम फॉर, लिखना है आपने, अनक्रेडिटेड चेक्स। खा लोगे नहीं? सर 1 मिनट सर, सवाल पहले वो भाई का आ गया। जी जी, मेरा ख्याल बेटा फर्क नहीं पड़ता। क्या हमने रिकॉर्ड किया था तो चाहे फर्ज करें हमसे होंगे, हमने कैश दे दिए, अब चेक रिवर्स करें, रिकॉर्ड कर लिया था वो रिवर्सल करें, हमसे हुआ उससे हुआ, फर्ज क्लियर नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है इस शायद क्वेश्चन में अब जरूरत नहीं रही। नहीं मिल गया तो मेरा ख्याल है यार वो भी नेक आदमी है, क्या हो गया? वंस अगेन हम कहाँ रहते हैं? कैसे हो सकता है अगर उसे दोबारा मिल जाए वो जाके प्रेजेंट कर दे, हमें वापस पकड़ा देगा। अगर हमारे से गुमा हमें इंशाल्लाह मिल जाएगा, अगर उसे मिल गया हमें वापस ला देगा कि यार अपने कैश दे दिए थे, अपने चेक लेना। नहीं बेटा नहीं करवा सकता, उसने मरना है, उसने मरना। वो 4,000 रुपया 2 दफा लेके क्या कर लेगा? 4,630 रुपए। हाँ अगर 10, 25, 20 अरब रुपया होता तो फिर वो बुला लेता आके ले जाएंगे, अब खुद लेके जाना मुश्किल था। ना करिए, किताबों में अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2 नंबर ही नहीं है, और ना ही हमारे जहन में। ये आती कहां से है? आप लोग असल में नेट के जमाने के लोग हैं, पता नहीं कहां कहां दुनिया में फिरते रहते हैं यूं करके, कहीं दुनिया में और निकल जाते हैं आप। पाकिस्तान वापस सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूं पाकिस्तान में सब मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, रब को जवाब देने हैं, मुफ्त की 2 नंबरी नहीं, वो भी अरबों की क्या है, जन्नत हमारा इंतजार कर रही है, सुभान अल्लाह। नंबर 2 सर, छोड़ें सर कैसी बातें कर, बुक्स में नहीं इंशाल्लाह को 2 नंबरी मिलनी, ये सारी अनफॉर्चुनेट हमारे दिमागों के अंदर घुसी हुई। जी डियर, नंबर 2 में क्रेडिट चेक किसे कहते हैं? अब ये इंक्लूड कहां तक जा रहा है? नेक्स्ट 2 पहला पढ़े, फुल कंसंट्रेट गेम ऑन। अब a check of 3,66,000 received from a customer was returned by a bank as the amount in words was not in conformity with the amount in figures। क्या मतलब? वो जो एक इंग्लिश में अमाउंट लिखते हैं और एक न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, वो दोनों आपस में मैच नहीं करें। इन नॉट इन कन्फर्मिटी मींस नॉट मैचिंग विद ईच अदर। अगर आप कुछ इसको ट्रांसलेट करना चाहें, बस तो मेरे ख्याल शायद ठीक है यार, इंग्लिश ठीक है आप लोगों की, AFC पास है माशाल्लाह, उसमें बहुत सारे लोगों को एग्जाम थी, इट इज अज्यूम कि उनकी तो बहुत अच्छी है, और जिन्होंने पेपर दिया वो तो छा ही गए, आई कैप से पास हो गए। तो was not in agreement means not in conformity means not in agreement means एक दूसरे से क्या चीज मैच नहीं कर रही, अंग्रेजी में कुछ और लिख दिया है और फिगर्स में कुछ और लिख दिया है। किसने चेक इशू किया था? क्या हमने रिसीव किया था? बैंक ने भिजवा दिया वापस? क्यों भिजवा दिया है? ठीक है, वो भी वर्ड यूज किया जा सकता है। आगे बढ़े, द रिटर्न वॉज नॉट रिकॉर्डेड,
एंड द चेक वाज सेंट टू द कस्टमर फॉर, मेरा ख्याल आसान ही हो गया बात। बताएं क्या क्या करेंगे? मैंने दो क्या क्या बोला है, कोई वजह है? क्या इस चेक को हमने रिकॉर्ड कर लिया होगा? हमें क्या पता? हमें पता है अनक्रेडिटेड चेक्स में आ रहा है। अनक्रेडिटेड चेक होता क्या है? जो हमने डेबिट किया था, हमने क्या एंट्री की होगी? बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट को उलट करें, डेटर डेबिट बैंक क्रेडिट, बैंक में हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन बेटा जब हम ये एंट्री कर लेंगे तो क्या इवन देन ये अमाउंट अनक्रेडिटेड चेक्स में रह जानी चाहिए? तो ये शामिल भी तो नहीं है। शामिल तो है, अब क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो क्या क्या करना पड़ेगा? आई होप कि बात क्लियर है। चेक रिवर्स करके अनक्रेडिटेड चेक्स में से निकाल देंगे, माइनस कर दें। सेकंड सर, uncleared checks amounting to rupees 64,60,000 and include a check of rupees 76,000 received from a customer in settlement of an invoice availing full concentrate, underline the words, payment discount of 5%। बस आगे ना बढ़े, यहां तक एक ट्रांसलेशन हो जाए। 76,000 का एक कस्टमर से चेक रिसीव हुआ था और सेटलमेंट ऑफ इनवाइस, इनवाइस का मतलब कोई बिल, जब चीजें खरीदी बेची जाती है एक पेज होता है बिल। लेकिन क्या ये पैसे डिस्काउंट अवेल करके हमें रिसीव हुए हैं? आप फाइनल करें जरा अपने ज़हन में। क्या ये 76,000 रुपीज डिस्काउंट के बाद मिला है? डिस्काउंट के बाद वाली अमाउंट है या टोटल अमाउंट है? क्या इतना ही लेना था और इतना ही मिला है? हाँ बिल्कुल ठीक है, कम से कम ये फाइनल कर लें। क्या कुछ ज्यादा लेना था और कम मिला है? 5% सर जी, मैथमेटिकली जरा स्टोरी समझे जरा। अच्छा सर जी ना करें ना, ये आपने जो जुल्म कर दिया है यही होना था और ये बिल्कुल गलत जुल्म है। यही जादू नहीं करना था, वही क्यूएम की गेम एक मैंने चलानी है जो आपकी माशाल्लाह पास है। सबसे पहले मुझे आराम से तसल्ली से ये बताएं, क्या 5% मैथमेटिकली मींस 5 डिवाइड बाय 100? बात सीरियस लीजिएगा। अब 76,000 रुपीज एक अमाउंट है, एक सेकंड उसको साइड पर रखना। 5% डिस्काउंट अवेल हुई है। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर 100 रुपया मिलना था तो 95 मिला? मींस अगर 100% अमाउंट मिलनी थी तो क्या 95% मिली है? अगर 3 रुपए डिस्काउंट हो तो जेहन में जरा स्टोरी बनाया, 3 रुपए डिस्काउंट हो, 3/100 बोले, पूरा सेंटेंस बोले। अगर 100 मिलना था तो 97% मिला होगा, 7% डिस्काउंट। पूरी पूरी बात 100 जब तक 100 बीच में नहीं लाएंगे गेम बननी नहीं। अगर मैं कह रहा हूं 7% तो 7/100, 3% 3/100, 5% 100 की गेम है। तो क्या 100% मिला है या अकॉर्डिंग टू सवाल 95% मिला है? अब कितना मिला है? 76,000। ये जो मिला है ये 100% अमाउंट मिली है या 95% अमाउंट मिली है? ये तो 95% पैसे हैं। तो अब 5% अगर 95% पैसों से निकालने हैं तो ये 100% पैसों में से नहीं निकाल रहे आप। तो मेरी ये सारी बातें हर एंगल से फुल कंसंट्रेशन सुनिएगा जरा। 76,000 रुपीज जो है ये 100% नहीं है, सबको पता है। ये 95% पैसे हैं। तो इसका मतलब वे आउट ये होता है कि ये अमाउंट आप डिवाइड करेंगे 95% से। जस्ट 1 मिनट में,
एक सेकंड जो मैंने कहा है जरा कीजिएगा जरा, मे भी आप एग्री ना करें लेकिन मैं फर्दर समझाता हूँ। जरा कैलकुलेटर पे 76,000 लिख के जरा डिवाइडेड बाय 95% कीजिएगा, क्या आंसर आ रहा है? अब वो 76,000 है, ये 80,000 है, क्या ये 100% है? इसका जरा 5% करें वैसे ही जैसे आप कर रहे थे। सर कुछ करें प्लीज, कुछ करें। इस 80,000 को जरा 5% से मल्टीप्लाई करें। असल में बेटा जब आप 5% से मल्टीप्लाई करते हैं ना कैलकुलेटर पे, तो आपको एक चीज नहीं पता चलती, या ये कहना चाहिए आपके एक चीज जहन से निकल जाती है। क्या आपने ये किया है कैलकुलेटर पे? आपने जब 5% किया है तो बेसिकली आपने 5/100 किया है, वो आपको नजर नहीं आया। आप इस तरह करें 80,000 लिखें और इंटू 5/100 करें कैलकुलेटर पे। अब जब आप सीधा 5% वाला बटन दबाते हैं तो आपके जहन से ये निकल जाता है कि ये 5/100 हुआ है, और क्या ये जो अमाउंट है ये 100 से डिवाइड होके 5 से मल्टीप्लाई होके फिर 4,000 में कन्वर्ट हुई है। तो ये जो 76,000 वाली अमाउंट है ये डिवाइडेड बाय 100 होके इंटू 5 क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो 100 है नहीं। वो कैसे होनी चाहिए? कंसंट्रेट फुल करें, ये ऐसे होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय 95 इंटू 5। ऑब्वियसली अब मैं उधर नीचे डिवाइडेड बाय लिख रहा हूं, लेकिन क्या ये होना चाहिए? आंसर निकालें एक मिनट जरा। ये क्या जादू कर रहा हूं मैं? आप इस 76,000 को डिवाइड बाय या मल्टीप्लाइड बाय 5/100 क्यों नहीं कर सकते? ये 100 है ही नहीं। तो व्हाट इज द वे ऑफ कैलकुलेशन कि आप जो गिवन अमाउंट है उसको उस परसेंटेज से डिवाइड करें जिसके वो इक्वल है, और फिर उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें जो आपने फाइंड आउट करनी है। ये मेरी बात समझने के लिए जरा थोड़ी सी और हिम्मत करें जरा। ये 4,000 के है, कितने परसेंट अमाउंट है ये? फर्ज करें मैं इस 4,000 रुपए की अमाउंट से, जो डिस्काउंट की अमाउंट है, 100% अमाउंट निकालना चाहता हूं। नहीं, इस तरह नहीं, जल्दी नहीं। इसको डिवाइड किससे होना चाहिए? क्यों 5 से? क्योंकि ये 5% है। और अब अगर मैंने 95% अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो 95 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 100 से मल्टीप्लाई करनी है, अगर 100% अमाउंट निकालनी है तो 100 से करते हैं। तो 100 से जरा करके देखें, 4,000 डिवाइड बाय 5। जरूर कीजिएगा माय डियर, जरूर कीजिएगा। मुझे आता है, मुझे उस तरीके से आता है, नहीं आता है, भूला हुआ है, बेस्ट तरीका है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इस तरह की शैतानियां छोड़ दें, मैं आता है, मुझे आता है, ये तो आसान सी बात है, मुझे पता है, मैं कर लूंगा। प्लीज करें। कि क्या आंसर आया? क्या मैं कह सकता हूँ 80,000 100% अमाउंट है? क्यों कह सकता हूं? क्योंकि मैंने 100% से मल्टीप्लाई किए। अब एक आखिरी काम करवाएं जरा, अगर ये 100% अमाउंट है और मैं 95% अमाउंट निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या फॉर्मूला बनाऊं? डिवाइडेड बाय 100 इंटू सॉल्व। तो ये प्लीज को जादू नहीं हो रहा। जो चीज अवेलेबल है, जो अमाउंट अवेलेबल है, उसकी परसेंटेज से मैं डिवाइड कर रहा हूं, और जो मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आप इस तरह करें। ये फिलहाल हर एंगल से ये जरा लिखें, मैं फिर आपका एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं। रजिस्टर खोल लें, डेफिनेटली जब जरूरत पड़ती है तो सवाल भी सॉल्व करेंगे। ये मैंने एग्जैक्टली जिस तरीके से लिखा है, फिलहाल इसे ऐसे ऐसे ही लिखें, ना करें उसका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, अभी लग जाएगा, मतलब ना टेंशन लीजिएगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, आपसे पूछता हूं, इंशाल्लाह एक आध मिनट और लगे। बहरहाल यहां तक जो मैंने किया है, आई होप आपने मेरे साथ अटेम्प्ट जरूर की है।
तो जब भी कभी आप कैलकुलेटर पे 5% 7% मल्टीप्लाई करें तो एक चीज क्या ज़हन में रखें, जो आप मल्टीप्लीकेशन करें 5% 7 वो मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड बाय 100 ऑटोमेटिक हो रहा है। और परसेंटेज का जब आप साइन दबाते हैं तो गैर महसूस तरीके से वो डिवाइड बाय 100 होके आपके पास आंसर आता है। लेकिन क्या ये अमाउंट्स 100% थी सारी? तो हमें फिर अकॉर्डिंगली अब क्या करना पड़ेगा कि हम पहले ये सोचेंगे कि जो गिवन अमाउंट है ये कितने परसेंट है, और अगर 100% है तो हम रिलैक्स हैं, लेकिन अगर लेस देन 100% या मोर देन 100% तो अकॉर्डिंगली फिर हमें वर्किंग करनी है। ठीक है, एक छोटे से ये करें जरा, मैं इस सेंटेंस को ही समझाते हुए एक तरह फिगर बदलने लगा हूं। लेट्स अज्यूम 49,000 है, एवरी अदर थिंग इज सेम। जरा सेंटेंस पढ़ें जरा 49,000 की बेस में बताएं ये टोटल अमाउंट है या नेट अमाउंट है? ये नेट का मतलब आफ्टर डिस्काउंट, टोटल मींस बिफोर डिस्काउंट, और एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है बगैर डरे, जरा सुनिएगा, एक होता है वर्ड ग्रॉस अमाउंट और एक होता है नेट अमाउंट। नेट का मतलब आफ्टर डिस्काउंट और ग्रॉस मींस टोटल अमाउंट बिफोर डिस्काउंट। तो ये भी मैं अभी लिखवाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल ये 49,000 रुपीज है, बताइए नेट अमाउंट है या ग्रॉस है? ग्रॉस है यार, पढ़ के देखें जरा, क्या डिस्काउंट इसमें से लेस है? कैसे, हमें क्या पता, लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब ये जो 49,000 है, अगर 5% डिस्काउंट के बाद है, या चले मैं परसेंटेज भी बदलता हूं, लेट्स से 2% है, अब 2% सपोज डिस्काउंट है और अमाउंट 49,000 आफ्टर डिस्काउंट है, तो 2% मैथमेटिकली मींस 2/100। स्टोरी बनाए जल्दी से में, तो क्या 100 की जगह 98 मिला है? 100 की जगह 98 मिला है, तो डिवाइडेड बाय हो गया 100, क्यों 98? तो डिवाइड में किससे करूं, अमाउंट जिस परसेंटेज के इक्वल है, और मल्टीप्लाई में किससे करूं? फॉर एग्जांपल अगर मुझे डिस्काउंट निकालनी है, डिवाइड में बताएंगे फाइनल 98 या 100, 98 into suppose 2 is equal to what is 100, what is 1000, what is 49,000? नहीं, नेट डिस्काउंट नहीं, नेट अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। व्हाट शुड बी ग्रॉस अमाउंट? 48,000। जादू भी नहीं करना। व्हाट इज 1,000 डिस्काउंट? बोलने सारे, टोटल डिस्काउंट में। व्हाट इज 49,000 नेट अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट? व्हाट शुड बी द ग्रॉस अमाउंट? ऐड करेंगे लेस करेंगे? क्या 49,000 रुपए तक आते आते 1000 लेस हो गया हुआ है? तो 1000 लेस होने से पहले कितना होगा? 50,000। हम वर्किंग करते हैं अभी, फुल कंसिडरेट कीजिएगा। अब 1000 रुपया क्या चीज है, ये कितने परसेंट अमाउंट है? तो अगर इससे मैं 100 निकालना चाहूं, इससे 100 निकालना चाहूं, तो डिवाइडेड बाय से मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये 2% अमाउंट है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। तो डिवाइडेड बाय 2 एंड इन 100 करें जरा, क्या ये 50 क्या आया? वो 100% अमाउंट जो ग्रॉस अमाउंट कहलाती है। लिखें जरा फॉर एग्जांपल के तौर पर, इफ 48 एक सेंटेंस भी ऊपर लिख दूं, वो भी नोट कर लीजिएगा। $49,000 is received after 2% discount. और बॉक्स डर रहे हैं आप?
वो ऐसे ही रहे तो डरना नहीं है, ठीक है आपने। लेकिन इसको कोई रट्टा ना लगाए, लग जाना अभी। अब यही गेम चलनी है, पता नहीं कब तक। नहीं, जब जिंदगी बस गेम शुरू है। आई होप बहरहाल आपको क्वेश्चन पढ़ के मजा आ रहा है। अकाउंटिंग में सर जी बस ये सवाल ही है जो एंजॉय करने हैं, और क्या ढूंढ रहे हैं हम। जितना मुश्किल सवाल होगा उतना ही अल्हम्दुलिल्लाह होगा, याद है सर, और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह भी होगा। तो ये तो मुश्किल नहीं लग रहा, ये उतना मुश्किल तो नहीं है, तो अभी और आएगा इंशाल्लाह। जी माय डियर, सबको ये क्लियर है कि 76,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नोटेड प्लीज, is not 100% amount. Is it after 5% discount? Therefore, it is equal to 95% amount. और if it is equal to 95% amount, therefore अगर आपने कोई भी 5 या 100% अमाउंट निकालनी है तो 76,000 should be divided by the 95 into 5 करेंगे तो डिस्काउंट आ जाएगी, और इसी को into 100 करेंगे तो ग्रॉस अमाउंट भी आ जाएगी। What is the meaning gross amount? Before discount. What is the meaning net amount? After discount. Any confusion? अब फुल कंसंट्रेट कर दें और आखिरी सेंटेंस जो इसमें लिखा हुआ है अंडरलाइन करें इसी पॉइंट नंबर 2 के सेकंड सेंटेंस में, और गलती आप बताएं अगर है तो। द कलेक्शन वॉज रिकॉर्डेड। अच्छा, ये दो वर्ड और आएंगे, वो भी जरा सही से ज़हन में सेग्रीगेट कीजिएगा जरा। एक वर्ड होता है कलेक्शन, एक होता है डिडक्शन, और दोनों का मीनिंग सेम है। डिडक्शन मींस पैसे कटे, कम हुए। कलेक्शन मींस इकट्ठे हुए, बढ़े कम हुए। कलेक्शन, डिडक्शन, डिडक्शन, कलेक्शन, तो कलेक्शन हुई है पैसों की, और नहीं यार डिडक्शन हुई है। कलेक्शन हुई है कितनों की? 76,000 की, लेकिन कलेक्शन रिकॉर्ड भी किस पे की गई है? 80,000 पे। कितने की कलेक्शन को, कितनी कलेक्शन हमारे बिजनेस में, ईजी ढूंढने पर, ईजी कौन है? हमारे बिजनेस का नाम है, तो कितनी कलेक्शन हमने कितनी रिकॉर्ड कर ली है? 80,000 से रिकॉर्ड कर ली है। कलेक्शन की एंट्री बोलने दोबारा, बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट। क्या बैंक 80,000 से डेबिट हो गया है 76,000 की बजाय? क्या करें? खतरनाक एंट्री कर गया, गलत है बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता मेरा भाई, पहला आसान सा काम क्या करें? गलती हमारी है, बैंक की है, कैसे ठीक करें? बैंक में 4,000 क्रेडिट करना है। बाकी आपकी बात तकरीबन ठीक है, लेकिन 100% अभी ठीक करता हूं 1-2 दिन बाद। लेकिन एक दूसरी चीज, नहीं अभी फिलहाल रहने दो तेरी में। दूसरी चीज जरा ये देखें, क्या ये जो अमाउंट है ये अनक्रेडिटेड चेक्स में शामिल नहीं है? तो उसमें भी तो गलती है। पढ़े पढ़े पढ़ के पता चलेगा। उसमें 76,000 ही है, इंक्लूड अ चेक ऑफ 76,000। मसला कहां बना है? रिकॉर्डिंग में मसला बना है। तो क्या सिर्फ बैंक बुक में 4,000 क्रेडिट करने से मसला हल हो जाएगा? और क्या अनप्रेजेंटेड चेक्स में कोई मिस्टेक ठीक करने की जरूरत तो नहीं है? ठीक हो गया प्लीज? एनी कंफ्यूजन? बाकी माय डियर आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर एक दिन और ठहरें तो फिर आपसे पूछना, मुझे इंशाल्लाह याद रहेगा। नंबर 3 सर, टाइम है अभी? है होनी है अभी, तो नमाज पढ़ के जाना था इंशाल्लाह। नंबर 3 सर, an unidentified credit, how much was appearing in the bank statement? स्टोरी बनानी है। बैंक स्टेटमेंट में 3,54,000 की अमाउंट क्रेडिट हुई भी है, पता नहीं था कि क्या है, अनआइडेंटिफाइड।
कहीं से पैसे आए थे, अनआइडेंटिफाइड है। अल्हम्दुलिल्लाह तो है, लेकिन नहीं मतलब खुदा ना खास्ता किसी और के ना आ गए हो, तो इतना भी अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कह सकते। आगे पढ़े। इट वॉज फाउंड, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया दैट अपने ही कस्टमर हैड मेड एन ऑनलाइन ट्रांसफर। इंटरनेट जमाना है सर, अपने अकाउंट से हमारे अकाउंट में पैसे भेज दिए उसने, टू अवेल 5% डिस्काउंट अलाउड ऑन पेमेंट्स मेड बाय। पूरी स्टोरी बनाया जरा कुछ अच्छी सी। लग ये रहा है कि 30 जून तक पैसे देने पे हमने कोई डिस्काउंट रखी हुई थी, तो उसे अचानक रात 11:58 पे याद आया, उसने अपना ऑनलाइन अकाउंट खोला और क्या पैसे ट्रांसफर कर गया टाइम पे। क्या उसने नेट अमाउंट भिजवाई होगी या ग्रॉस अमाउंट भिजवाई होगी? कहां ये रिकॉर्ड हुई भी है, कहां रहती है? जो अमाउंट्स बैंक स्टेटमेंट में हो वो कैश बुक में एडजस्ट होंगी? क्या हम नेट अमाउंट ही रिकॉर्ड करेंगे या पहले ग्रॉस रिकॉर्ड करके बाद में करेक्शन करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करें जरा, पॉइंट नंबर 2 का सेकंड सेंटेंस जो अभी पढ़ा है और ये पॉइंट नंबर 3 में तो फर्क है। नहीं, थोड़ा सा और फर्क भी मेरा ख्याल। वहां हमने ग्रॉस पे रिकॉर्ड किया हुआ है और होना नेट पे था, और मेरा ख्याल है पॉइंट नंबर 3 में अभी हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो क्या हम नेट पे ही रिकॉर्ड करें या पहले ग्रॉस पे करके फिर करेक्शंस करते फिरें? तो ये अमाउंट नेट तो नहीं है, इसलिए इसको नेट करें जरा, और ग्रॉस है, फाइनल करें, कैसे पता चला नेट है? पढ़ने कंफर्म कर लेना। हाँ, अगर हम चाहें तो डिस्काउंट अलाउड निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ जरा देखें, क्या बैंक में वही अमाउंट डेबिट होनी है जो मिली है या ग्रॉस डेबिट होनी है? मेरे ख्याल में यहाँ किसी वर्किंग की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू सवाल। हाँ, क्या अगर हम डिस्काउंट अलाउड निकालना चाहें तो निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर है अभी निकालते हैं। 3,54,000 लिखें और मल्टीप्लाई बाय 5% कर दें। अब नहीं करेंगे इंशाल्लाह हम, अब हम डिवाइडेड बाय, क्योंकि 5% अगर हमने किया तो उसने खुद ब खुद क्या हो जाना, 5/100 हो जाना। तो ये 100 क्यों नहीं है? तो डिवाइड बाय 95 इंटू 5 करें। 23 से करें, 23 से करें मेरे भाई, 23 से करें। मैं नहीं करूंगा, मैंने नहीं करना, मेरे कैलकुलेटर के पास है, मैं नहीं। 18,000 जो भी बनता है, 18,000 समथिंग जो भी बन रहा है, ये क्या चीज निकाली इंटू 5 करके? क्या था और क्या निकाल लिया? नेट अमाउंट थी और डिस्काउंट निकाल ली। अगर हम चाहते तो 100% भी निकाल सकते हैं। कैसे बोलें? डिवाइड बाय 95 इज इंपॉर्टेंट, पहले 95 से डिवाइड करके 100 से करें। इसको डिवाइड अब 95 से ही होना है, क्योंकि ये 100% अमाउंट ही नहीं है। चाहे डिस्काउंट निकाल लें, ग्रॉस निकाल लें, दिस इज 95% अमाउंट। लेकिन इस वर्किंग की मेरे नहीं ख्याल कि हमें जरूरत है। वजह बता के बात खत्म करें। बैंक में नेट अमाउंट ही डेबिट होनी है और नेट अमाउंट इज अवेलेबल। जरा एंट्री बोल दें यार। बैंक डेबिट, कस्टमर है, डेटर क्रेडिट। तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के हमारे पैसे आए थे, पता चल गया कहां से आए हैं, हम एंट्री कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, बैंक की कोई गलती नहीं है, किसी से गलत नहीं आए। तो फाइनली एंट्री लिखना जरा, बैंक डेबिट एंड डेटर क्रेडिट। कहां मसला रहता है? बैंक अकाउंट में। पॉइंट नंबर 4 जी सर। अगर आपका मोशन में भी फिर पूछ लें, भी है टाइम। चले यहाँ पर रुक रहे हैं, अगर नमाज की अजान के लिए रुक रहे थे, आंखें बंद करके रिलैक्स करना, ताकि आधा घंटा और हिम्मत हो जाए।
जी सर, क्या सवाल पूछा था? पूरी बात बेटा ये है कि हम एक एंट्री करेंगे। हम अगर डेटर अकाउंट निकाल लें जरा, जब थोड़ी देर पहले क्लास के स्टार्ट में कहीं बनाया था हमने, एक डेटर अकाउंट बनाया था 5,000 और 5,35,000। फुल कंसंट्रेशन सुनिएगा जरा। कौन सा लेजर सामने? डेटर। ग्रॉस अमाउंट थी 5,40,000। कहां है? थी सर। ग्रॉस अमाउंट क्या थी? 540। नेट अमाउंट थी 535। तो आपको एंट्री कैश वाली 535 मींस नेट से नजर आ रही है। कैश की जगह फर्ज करें चेक था, तो बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट, नेट अमाउंट। हाँ, क्या 5,000 की भी एंट्री होनी है, लेकिन क्या डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर क्रेडिट, जो हमारे लेजर ऑफ बैंक में नहीं आएगी। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर क्रेडिट वाली एंट्री हमारे लेजर में नहीं आएगी। लेकिन पॉइंट नंबर 2 का पॉइंट 2 पढ़े ऊपर ऊपर, अभी जो पढ़ा थोड़ी देर पहले 76,000 वाला, ये 4,000 डिस्काउंट अलाउड हमारे बैंक के लेजर में क्रेडिट साइड पे आएगी। ये वाला 4,000 76,000 वाला, 76,000 वाला क्यों आएगा? क्योंकि गलती से पहले ज्यादा डेबिट हो गया। असूलन ये 4,000 हमारे बैंक के लेजर में नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया तो डेटर के लेजर में जाती है। लेकिन बाय मिस्टेक हुआ क्या? ग्रॉस अमाउंट लिख ली है पॉइंट नंबर 2 के सेकंड पॉइंट में। तो ठीक करने से, गलती ठीक करने की वजह से, गलती करेक्शन करने के लिए हमें डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखनी पड़ रही है। और अगर ये पहले एंट्री हुई नहीं तो हमें क्या चाहिए कि हम ग्रॉस पे एंट्री लिखें या नेट पे लिखें? तो एक से मेरी क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। क्या स्टूडेंट डिस्काउंट अलाउड आती है बैंक के लेजर में? एंट्री बोले डिस्काउंट अलाउड, मायूसी बुला रहे हैं, कंसंट्रेशन से बोले। किस किस लेजर में जाएगी एंट्री? डिस्काउंट अलाउड के लेजर में और डेटर के लेजर में। आपने जो बात की थी वो अभी शायद हो गई, बच्चे ने बात बीच में कर दी। लेकिन उस केस में, ऊपर वाले केस में क्यों क्रेडिट साइड पे 4,000 लिखना पड़ रहा है? बाई मिस्टेक ज्यादा अमाउंट लिखी गई है, उसको ठीक करने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। वरना असूलन होने ही क्या चाहिए था कि वहां भी 76,000 लिखा रहता स्टोरी एंड। क्या अगर 76,000 वहां लिखा जाता तो कहानी खत्म थी। लेकिन क्या लिख लिया वहां, तो अब 4,000 वाली जो डिस्काउंट का डिफरेंस है उसकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। और इस पॉइंट नंबर 3 में हम किसी एडजस्टमेंट के चक्कर में पड़े क्यों ना? नेट अमाउंट अवेलेबल है और हम नेट ही वर्किंग कर रहे हैं, हम उन्हें खुद एंट्री करनी है, हम नेट ही एंट्री कर लेंगे। तो यकीनन डिस्काउंट अलाउड इन्वॉल्व है, लेकिन वो हमारे इस बैंक के लेजर को अब अफेक्ट नहीं करेगी। जी डियर, मजबूरन डिस्काउंट अलाउड वो आपकी चॉइस है, लेकिन दिया जा सकता है तो वो डिस्काउंट अलाउड। 4,000 में ये कह रहा हूँ, अगर डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट है तो ये गलत है तो वो 4 ना, ठीक है। रेफरेंस से मुझे बहुत ज्यादा इतराज नहीं है, वो मैं अभी पिछले 2 दिनों से कह भी रहा हूँ। लेकिन क्या 4,000 वैसे है वही अमाउंट जो डिस्काउंट की थी? 80 वाज ग्रॉस, 80,000 वाज ग्रॉस अमाउंट एंड 76,000 वाज नेट अमाउंट। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट अमाउंट? डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट लेस डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल टू नेट अमाउंट। कम ऑन यार, ग्रॉस अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट आ जाएगी, डिस्काउंट अलाउड। और अगर रिवर्स जाना हो तो नेट अमाउंट प्लस डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल टू ग्रॉस अमाउंट। पॉइंट नंबर 4, नमाज मुझे पता हमने 3:45 पढ़नी है मेरे साथ, जज़ाकल्लाह। तो नंबर 4, फॉलोइंग डेबिट क्रेडिट एडवाइसेस
एक नया वर्ड आ गया सर, डेबिट क्रेडिट एडवाइसेस। लेफ्ट साइड पे स्पेस है जहां पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहले जरा वैसे सुन ले, फिर मैं शॉर्ट वर्ड्स में लिखवा देता हूँ ये डेबिट क्रेडिट एडवाइसेस का कॉन्सेप्ट क्या है। वैसे सुने जरा, इससे बड़ा एक स्टैंडिंग ऑर्डर आया था, वो एक सफे का नाम था, बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। इसी तरह ये जो डेबिट क्रेडिट एडवाइसेस वर्ड है, यकीनन एडवाइस का मतलब तो नसीहत होता है, एडवाइस, लेकिन यहां उस नसीहत का मतलब ये होता है कि कुछ सफे इस्तेमाल होते हैं। ये एडवाइस भी एक पेज का नाम है। इसमें बैंक अगर हमें डेबिट कर ले या क्रेडिट कर ले और हमें इन्फॉर्म करना चाहे, बैंक वाले हमें बताना चाहें कि हमने आपको डेबिट या क्रेडिट रिस्पेक्टिवली कर लिया है, तो बैंक वाले जिस सफे पे लिख के हमें भेजेंगे, अगर डेबिट कर रहे होंगे तो उस सफे का नाम रखेंगे डेबिट एडवाइस, और अगर उन्होंने हमें क्रेडिट किया होगा तो वो जिस सफे पे लिख के हमें भेजेंगे उस सफे की हेडिंग बनाएंगे क्रेडिट एडवाइस। तो एडवाइस सिंपली मींस एक पेज है। इस पेज के ऊपर डेबिट एडवाइस वर्ड कब होगा? जब बैंक ने हमें डेबिट किया होगा। और इसके पेज के ऊपर क्रेडिट एडवाइस वर्ड कब होगा? अगर हमें बैंक से डेबिट एडवाइस वाला सफा मिले तो हम उसको अगेंस्ट क्रेडिट करेंगे ऑब्वियसली, और वाइस वर्सा बोलें, अगर हमें वहां से क्रेडिट एडवाइस पहुंचे तो हम बैंक को डेबिट करेंगे। अब ये जो पेजेस होते हैं बैंक बना रहा है और हमें भेज रहा है, ये नॉर्मली कोरियर के थ्रू आते हैं, बाय डाक। तो समटाइम्स कोरियर्स में कुछ दिनों का गैप भी हो सकता है। अब ये बातें ध्यान में रख के जरा सेंटेंस कंप्लीट करना। नहीं वो तो तब बता देंगे, निकलवाएंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल वो टाइमली बेसिस पे बताना चाहता है, फोन भी कर सकता है, कॉल भी कर सकता है, एसएमएस भी कर सकता है, सफे भी भेज सकता है। और फर्ज करें हम बैंक स्टेटमेंट मंगवाते कभी कभी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने लगे हैं और सफे भेज सकते हैं। नहीं भेजेंगे तो हमें स्टेटमेंट से पता चल जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम क्वेश्चन में कहा जाए कि सफा भेजा है, हम अकॉर्डिंगली कर लेंगे। नहीं भेजा नहीं भेजा, भेज दिया तो भेज दिया। अब इस पे हम इतराज तो ना उठाएं क्यों भेज दिए, भेज दिया। कहता है फॉलोइंग डेबिट क्रेडिट एडवाइसेस डेटेड, इंपॉर्टेंट है जी वर्ड, किस डेट की थी ये? क्या हमारी डेट की, हमारे पीरियड तक की थी ये? रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, लेकिन मिली कब है? तो क्या ये 5 जुलाई वाले दिन रिकॉर्ड करें, या अगर पता चल गया है कि ये मिल गई हैं तो रिकॉर्ड अपने ही पीरियड में करें? क्या ये हैं हमारे पीरियड की? हाँ ऑब्वियसली, अगर ये हमारे पीरियड से बात की, मसलन ये डेटेड देगा 3 जुलाई, अगर हमारे पीरियड के बाद डेबिट क्रेडिट हुआ है तो ऑब्वियसली फिर हमारे पीरियड में शायद इसका इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन क्या हमारे पीरियड की एडवाइस हमें मिली बाद में सर? सर प्लीज, हमारे पीरियड की हमारे मिली बाद में सर। 3 सेंटेंसेस हैं, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे विद इन 2-3 मिनट्स। नंबर 1, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग रुपीज 7850। रुक दें, बैंक ने डेबिट किया होगा क्रेडिट? बैंक ने डेबिट एडवाइस भेजी होगी इसकी। आगे, इट हैज बीन नोटेड दैट द बैंक हैज ओवरचार्ज्ड बिजनेस बाय 1250। कैलकुलेटर ना 91 ओवर का चार्ज सर जी, डिफरेंस लें। 7850 माइनस 1250, माइनस कर रहा हूं मैं, क्या बैंक ने ज्यादा चार्ज किया हुआ है? तो 6600 की जो अमाउंट है इसको तो हम कैश बुक में क्रेडिट कर लेंगे। मैंने कैलकुलेट नहीं किया इसलिए मुझे नहीं समझ आया। 7850 में से माइनस 120, अब गलत अमाउंट खत्म हो गई। क्या ये जो सही अमाउंट है इसे हम कैश बुक में क्रेडिट करेंगे? हाँ, जो बैंक ने हमें ज्यादा डेबिट कर लिया है वो हम फिलहाल बीआरएस वाले पेज पे लिख के क्रेडिट करेंगे। तो 1250 बीआरएस वाले पेज पे क्रेडिट करेंगे और 6600 को हम बैंक बुक में क्रेडिट करेंगे। नंबर 2, ये तो फटाफट हो गया, तेजी हो गया माशाल्लाह। नंबर 2 सर, डिविडेंड कलेक्टेड, बैंक ने पैसे काट लिए।
बैंक ने कौन सी एडवाइस भेजी होगी? इसकी क्रेडिट एडवाइस भेजी होगी, डिविडेंड कलेक्टेड, बैंक ने क्या किया होगा? तो ये भी तो गलत है, ये भी तो बैंक ने गलत क्रेडिट किया हुआ, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वी अज्यूम के सही किया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह कह के इधर एंट्री बोल दें, बैंक डेबिट हो गया, डिविडेंड इनकम बन रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकम हो गई है। लास्ट वन सर, पेमेंट ऑन ईजी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, पता है? ऑफ एन एनुअल सब्सक्रिप्शन फॉर अ मैगजीन, बताएं पेमेंट हुई है, रिसीट हुई है, डेबिट एडवाइस होगी या क्रेडिट एडवाइस? क्या करेंगे? कैश बुक में क्रेडिट करके इंशाल्लाह ठीक कर लेंगे। अब ये करेंगे इंशाल्लाह कब? कल मिलजुल के। नहीं ये घर के लिए नहीं है, ये जरा थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइज करना चाहता हूँ आपके साथ मिलके। हाँ एक मिनट जरा, बच्चे ने जो बात की है ये बात सब पे एप्लीकेबल होनी चाहिए। आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि घर में हम बोर क्यों होंगे, तो मेरा भाई जरा तो आगे जाए और एक पेज ढूंढे, प्रैक्टिस सेशंस के नाम से एक हेडिंग ढूंढने का, आगे चले जाए। पेज नंबर बताइएगा, पेज नंबर 25। अब से करेंगे हम कुछ इस तरह से आज कल से ऑनवर्ड्स के मुश्किलात वाले सवाल इंशाल्लाह मिलजुल के करेंगे, और ये मासूम से कुछ सवाल इंशाल्लाह आपको लगेंगे, तो इनको आप इस तरह करें आज से ऑनवर्ड्स एक एक दो करके घर के लिए रखना। ये भी हो सकता है इनमें भी यकीनन एक दो पॉइंट्स आपको मुश्किल लगे, तो उसको भी इंशाल्लाह आप नोट कर लें, उसका भी कुछ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं कल अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आधा पौना घंटा घर जाके भी सोचने की जरूरत है, तो पहले 2 सवाल कम से कम मेरे से ले जाएं और टाइम निकाल के कल प्लीज क्लास में करके आने की ख्वाहिश का इजहार जरूर कर दें। बाकी इंशाल्लाह अगर आपने कह दिया है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप पेन उठाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने हिम्मत देनी का पेन दबा दें, लेकिन खुदा के लिए पेन उठाइएगा, कैलकुलेटर पे 0 दबा लीजिएगा, इंशाल्लाह रब की मदद आ जानी है। अल्लाह हाफिज, नमाज पढ़ के जाइएगा, वजू कर लें 5 मिनट तक नमाज पढ़ाते हैं। अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का सवाल तो नहीं बेटा रह गया? जी बेटा, कंपनी का नाम है अब्दुल्ला, क्या सवाल है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? बाकी बेटा अगर कोई पॉइंट रह गया तो कल फिर डिस्कस कर लेंगे, काइंडली बता दें, कोई मसला तो नहीं मेजर? तो प्लीज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस को मैंने पेज नंबर 23 बताया, आप लोग भी शुरू करें प्लीज। पेज 25 सॉरी, पेज 25। अल्लाह हाफिज।